हेलो मैम। मैम आपका माइक म्यूट है। हाँ, हेलो यशस्वी। आप लोग बहुत अच्छा जो मेहनत की थी वो रंग ला रही है। बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है, मैं देख रही हूँ उसको कंटिन्यू, और बहुत ही अच्छा चल रहा है। और मुझे लगता है कि ये जो 24 आवर्स के लिए आपने कई आवर्स तक मेहनत की है, वो आगे कुछ बहुत बेहतर इससे निकलने वाला है। Yes, ma'am. So, ma'am, we welcome you here. We are really Thank great you. to have you, and I am like so blessed that we are able to, hear such great speakers for like full 24 hours. I am definitely going to watch the whole episodes again because these are such motivating and inspiring that I would really love to listen them, and it's like self-encouraging that okay to find ourselves more. So, ma'am, I would. Call Shelly ma'am here. She will talk further related to your topic. So thank you, ma'am. Thank you, यशस्वी। Thank you. माइक माइक म्यूट है। सुप्रभात सभी को। सुप्रभात मैम। सुप्रभात। सुप्रभात। आज विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस है और हम मानसिक स्वास्थ्य के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा कर रहे हैं। जिस टॉपिक पे अभी हम जो चर्चा होने जा रही है वह एक बहुत ही जरूरी है कि इस समय इस टॉपिक पे चर्चा हो। वो टॉपिक है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। और इस टॉपिक पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक बहुत ही अद्वितीय इंसान है, कुमुद सिंह मैम। और मैं इनका परिचय एक शेर के माध्यम से करना चाहूंगी। मुझको चलने दो अकेला है अभी सफर मेरा, रास्ता रोका गया तो काफिला बन जाऊंगा। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। दोस्तों, ये वसीम बरेली की ये जो कुछ चंद लाइनें हैं उनको देख के ऐसा लगता है ये कुमुद मैम के लिए ही बनाई गई हो। जैसे कुमुद मैम काफी वर्षों से जेंडर डिस्क्रिमिनेशन या मैम के शब्दों में यदि कहा जाए कि जेंडर समानता के लिए जुड़ी हुई है। और मैम बहुत पॉजिटिव इंसान है जो कि जेंडर समानता के लिए लगभग 25 वर्षों से अपना कार्य कर रही हैं। मैम एक शिक्षक के रूप में अपने करियर की स्टार्ट की थी और मैम को कुछ ही समय में ये लगने लगा कि ये जो शिक्षा है मैं इस विश्वविद्यालय से निकाल के जमीनी स्तर पे लाके जोड़ूं। और मैम ने इसके लिए एक शुरुआत की सरोकार संस्था को बनाकर। सरोकार संस्था जिसके लिए सरोकार संस्था के मेंबर ये कहते हैं कि ये एक ऐसे सैनिकों का समूह है जिसका हथियार जो है वो है संवाद। संवाद के माध्यम से इन समस्याओं को जड़ से समाप्त करने का जो जिम्मा है मैम और मैम की टीम ने उठाया हुआ है। और आज ये सरोकार संस्था पूरे देश में फैली हुई है। मैम का परिचय कुछ शब्दों में यहाँ पे दे पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैम का यदि परिचय हम देने बैठेंगे दोस्तों ये समय सीमा कम पड़ जाएगी। मैं बहुत छोटे और बहुत ही कम शब्दों में ये कहना चाहूंगी, मैम ने संवाद के माध्यम से, मैम ने विभिन्न लेखों के माध्यम से, मैम ने कविताओं के माध्यम से इस देश में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के जैसे शब्द पे बहुत ज्यादा काम किया हुआ है, वो भी जमीनी स्तर पे जुड़ के। मैम समय समय पर पीसीपी एनडीटी एक्ट की कमेटी की मेंबर रहती हैं। मैम कई विभागों की महिला सेल की मेंबर रही हैं। इसके अलावा दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि जब 2012 में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ आंदोलन की शुरुआत हुई थी तो मैम के मुख्यमंत्री द्वारा मैम की कविता के द्वारा ही इस आंदोलन की शुरुआत की गई थी। मैम मैंने देखा है आप जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के शब्द पे बहुत ज्यादा जोर नहीं देती हैं, जबकि आपका मुख्य उद्देश्य होता है, आप कहती हैं कि मैं जेंडर समानता के ऊपर कहूं। और मेरे लिए यहाँ पे आपका परिचय दे पाना बहुत छोटा पड़ रहा है, बहुत शब्दों की कमी पड़ रही है। मैंने देखा है आपने विभिन्न स्टेज पे जेंडर समानता को लेके अपना एक अलग ही अनोखे अंदाज में परिचय दिया हुआ है। मैं चाहूंगी आप अपना परिचय चंद शब्दों में यहाँ पे दीजिए मैम।
हाँ, थैंक यू शैली। ज़रूर आपने जो कुछ बोला है वो काफ़ी सारा है और काम कर रही हूँ बस। तो इस काम के दौरान मुझे ऐसा लगता है कि जेंडर समानता लाने के लिए, जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको ख़त्म करने के लिए हमें खुद से शुरुआत करनी होती है। और खुद से मतलब मैं एक महिला हूँ, जब हम बड़े हो रहे होते हैं तो हमारे आसपास का जो वातावरण होता है, हमारे समाज हमें देता है, उसमें कहीं ना कहीं एक बच्ची को कमतर करने की कोशिश की जाती है। और मुझे लगता है छोटी छोटी चीजों पर, कि वो चाहे रंग में थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा दब गया, रंग गोरा नहीं है बहुत ज्यादा तो भी उसको सुनने को मिल जाता है, या अगर चेहरे की बनावट थोड़ी सी सामान्य है तो भी सुनने को मिल जाता है, थोड़ी मोटी हो गई तो भी सुनने को। तो ये जो तमाम चीजें हैं, इसको जब मैं गहराई से सोचती थी तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मैं इन सब चीजों से डरने वाली, या मैं इन सब चीजों से घबराने वाली या कमजोर पड़ने वाली नहीं हूं। तो मैंने अपना एक परिचय इस तरह का बनाया कि मेरा नाम कुमुद है, और ये इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है। ये जब मैं पैदा हुई थी तो मेरे मम्मी पापा ने बड़े प्यार से मेरा नाम कुमुद रख दिया। और सिंह, कुमुद सिंह हूँ क्योंकि सिंह जो हमारे यहाँ जातिगत व्यवस्था है, तो सिंह परिवार में जन्मी हूँ, इसलिए मेरा नाम कुमुद सिंह हो गया। मेरा परिचय ये है कि मैं समाज की जो बनाई हुई एक जो उन्होंने एक ढांचा बनाया है कि नाक की बनावट नुकीली हो, आंखें मतलब मृगनयनी हो, होठ ऐसे हो, मैं उन सब पर बिल्कुल खरी नहीं उतरती हूँ। लेकिन बावजूद इसके मैं जानती हूँ कि मैं दुनिया के चुनिंदा खूबसूरत लोगों में से एक हूँ। और ये मैं इसलिए मानती हूँ, इसलिए जानती हूँ कि मैं सोच सकती हूँ, मैं अपने निर्णय कर सकती हूँ, और मैं बखूबी जानती हूँ कि जो भी मैं सोच रही हूँ, जो भी मैं कर रही हूँ, उसका असर मुझसे लेकर दुनिया के आखिरी कोने तक जाता है। और इसलिए मैं कहती हूँ कि मैं दुनिया के चुनिंदा खूबसूरत लोगों में से एक हूँ। थैंक यू सो मच मैम। मैम, मैंने इस परिचय से बहुत कुछ सीखा है, और मुझे लगता है जो दर्शकगण हमारे जुड़े हुए हैं उनको भी इस परिचय से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैम, मैं ये जानना चाहती हूँ, आप इतने वर्षों से इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो अभी जैसे इस वक्त हमें लगता है हम मानसिक रूप से बहुत ज्यादा विकसित हो चुके हैं, तो क्या इस समय भी डिस्क्रिमिनेशन जैसे हालात देखने को मिलते हैं? हाँ शैली, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है, और ये सवाल अक्सर हमसे पूछा जाता है जब हम इस काम को शुरू करते हैं। तो जब हम जाते हैं कि हमें जेंडर समानता के लिए या जेंडर डिस्क्रिमिनेशन पर हमको बात करनी है, तो अक्सर लोग कहते हैं अभी कहाँ है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। इवन मैं आपको बताऊं कि जब हमने ये काम शुरू किया था, उस वक्त भी कुछ पॉलिटिकल, मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन एक बड़े जगह पर बैठे हुए हमारे जो पब्लिक के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं हमारे, उन्होंने मुझसे कहा था कि मध्य प्रदेश में कहाँ इन सब चीजों की जरूरत है। तो मतलब हम लोग एक्चुअली जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को शायद समझ ही नहीं पा रहे हैं, हम उस प्रॉब्लम को समझ ही नहीं पा रहे हैं। जबकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम समझ लें तो हम बहुत सारी जो समाज में इस समय हम जिस तरह से देख रहे हैं कि बच्चियों के साथ हिंसा हो रही है, जिस तरह से सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शन के बाद बच्चियों को मार दिया जा रहा है पैदा होने से पहले ही, या पैदा होने के बाद जितनी तरह की हिंसा उनके साथ हो रही है, उन सब का कारण जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है। और अगर हम इस चीज को आइडेंटिफाई कर ले, क्योंकि हम सॉल्यूशन पे तभी जाते हैं जब हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। तो ये सवाल जो आपने किया है ना, ये सवाल अक्सर पूछा जाता है कि नहीं नहीं हमारे यहाँ तो है ही नहीं। मतलब मैं इतनी 150 से ज्यादा वर्कशॉप्स कर चुकी हूँ जेंडर पर, और बहुत सारे और भी प्रोग्राम्स। तो आज तक कहीं शुरुआत जब करते हैं हम वर्कशॉप की, तो कोई ये मानने को तैयार नहीं होता कि डिस्क्रिमिनेशन वहां पर है। और हम उनको जब ये समझाते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन कहने से हमारा मकसद ये नहीं है कि हम आपको या आपके परिवार को हम गलत साबित करना चाहते हैं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि ये जो पैट्रियार्कल माइंडसेट है ये आज का नहीं है, सदियों से चला आ रहा है, सदियों से। मतलब जब से मुझे लगता है कि कृषि की शुरुआत हुई, कृषि के बारे में लोगों को, हमारे जो पुरखे रहे हैं उनको जब कृषि की जानकारी हुई, उसके पहले तक डिस्क्रिमिनेशन जैसी कोई चीज नहीं थी। ये हमारा इतिहास हमें बताता है। लेकिन उसके बाद वो चीजें शुरू होती चली गई। तो वो जो डिस्क्रिमिनेशन है वो सदियों से चला आया है। तो और वो इतनी अच्छी से, इतने खूबसूरती से हमारे दिमाग में बिठाया गया है कि हम उसको डिस्क्रिमिनेशन ही नहीं मानते। तो हमारा मकसद किसी को नीचा दिखाना नहीं है। हमारा मकसद, जब हम पैट्रियार्की या जब हम पितृसत्ता कहते हैं, तो हम बहुत क्लियर कर देते हैं कि हमारी लड़ाई पुरुषों से नहीं है,
हमारी लड़ाई उस मानसिकता से है जो एक को श्रेष्ठ बताती है और दूसरे को कमतर बताती है। और यहीं से तमाम सारे जो हम इतनी सारी हिंसा, जो महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा को देख रहे हैं, वो वो उनका वो कारण है, वो पैट्रियार्की उसका कारण है। तो हमारा मकसद सिर्फ ये होता है, हम किसी के बीच में ना हम पुरखों को दोष देना चाहते हैं, ना हम कुछ ऐसा करना चाहते हैं, ना हमारी लड़ाई पुरुषों से है। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि ये जो पितृसत्ता है इसको खत्म करके हम एक समानता आधारित समाज बनाए। हम इसका बिल्कुल मातृसत्ता जैसी चीज कतई नहीं चाहते, हम एक ऐसा समाज चाहते हैं। तो निश्चित ही जो सवाल आपने किया, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि समाज में अक्सर ये धारणा है, नहीं नहीं अब तो लोग पढ़े लिखे हैं, अब तो लड़कियों को पढ़ा रहे हैं, तो अभी कहाँ हम लोगों का वो डिस्क्रिमिनेशन है। लड़कियां पढ़ने तो जा रही हैं, लेकिन केवल पढ़ने के लिए अगर आप कॉलेज में भेज रहे हैं तो वो ऐसा नहीं आप मान सकते कि डिस्क्रिमिनेशन खत्म कर दिया, क्योंकि हमारी पढ़ाई के अंदर हमारे सिलेबस तक में डिस्क्रिमिनेशन है, तो खत्म होना आसान नहीं है। तो आपका जो सवाल है डेफिनेटली वो हमेशा पूछा जाता है, और हम लोगों की जो कोशिश है वो ये कोशिश रहती है कि लोग उस जो प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई कर पाए, ताकि उसको हम हटा सकें। हम किसी से लड़ने नहीं जाते, हम किसी को नीचा दिखाने नहीं जाते हैं। तो डिस्क्रिमिनेशन है, और आज पहले की तुलना में ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन है। हम अभी आगे जब बात करेंगे तो मैं अभी वर्तमान के बहुत सारे उदाहरण आपको अभी हम हाल में ही देख लें कि जिस तरीके से सुशांत राजपूत का केस हुआ, उस पूरे केस में जिस तरीके से रिया चक्रवर्ती के साथ मीडिया ने, मैं किसी को फेवर नहीं कर रही हूं, मैं किसी के अगेंस्ट नहीं जा रही हूं, मेरा उन सब चीजों में कोई बहुत ज्यादा, क्योंकि मैं तो उस खबर को भी एक खबर की तरह देखना चाहती थी। दुनिया के बहुत सारे मुद्दे थे जो उस समय उठाए जाने चाहिए थे और उसमें दब गए। तो लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ, एक उदाहरण देना चाह रही हूँ कि देखिए रिया के पीछे किस तरीके से, मतलब अगर कोई पुरुष जेल में रहकर आता है तो वो बाहर निकलते हुए विक्ट्री का साइन बनाता हुआ आता है, ऐसा लगता है जैसे कोई देश की आजादी के लिए लड़ने गए थे। लेकिन एक महिला जा रही है तो मीडिया कपड़े तक खींच रहा है, उसके मुंह में माइक डाल रहा है, उसके चेस्ट पर तक माइक को टच कर, इतना तो मतलब ये तो हमारे समाज की सभ्यता ही नहीं है। तो ये एक महिला होने के नाते उसके साथ हुआ। ऐसा पुरुषों के साथ नहीं कर पाते। हमने तमाम उदाहरण देखे, वो चाहे सलमान खान का हो, संजय दत्त का हो, या ऐसे हम तमाम उदाहरण देख लें, तो इतनी हिम्मत ही नहीं कर पाते हैं। लेकिन एक महिला होने के नाते और पूरा का पूरा कैरेक्टर के ऊपर सवाल उठा करके सीधे सीधे एक स्त्री के ऊपर जरा सी भी कोई घटना होती है। और ताजा उदाहरण देख लीजिए, अभी हमारे यहाँ जो रेप के केसेस हुए हैं, हाथरस का जो केस हुआ है, पूरा, या कोई भी, केवल वही केस नहीं, कितने भी, हम सबसे पहले जब ये सुनते हैं कि रेप हुआ है तो हम सबसे पहले ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि लड़की कैसी थी, उसका चरित्र कैसा था। मतलब हम बजाय ये पता करने के कि लड़का किस बैकग्राउंड से आया है, वो किस घर का है, वहां पर उसको ऐसा क्या चीज मिली जो इस तरीके की हरकत कर डाली उसने, और हम पूरा का पूरा सबसे पहला जो अपना फोकस कर देते हैं वो लड़की के चरित्र पर कर देते हैं। तो ये डिस्क्रिमिनेशन है, इसको हम आइडेंटिफाई ना कर पाए तो क्या कर सकते हैं ना। तो इन चीजों पर ही हम लोग बात करते हैं कि इसको आइडेंटिफाई करिए। जी जी मैम। मैम चूंकि आज मेंटल हेल्थ डे है, तो जनरल डिस्क्रिमिनेशन को मेंटल हेल्थ से कैसे हम ऐड करके देखते हैं? ओके, तो शैली, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को मैं थोड़ा सा पहले बता दूं कि हम कहाँ, बहुत मोटे मोटे, क्योंकि हमारा समय कम है, तो कुछ पॉइंट्स में मैं बता दूं, बहुत गहरा विषय है। जैसे कि देखिए, हम पहले डिस्क्रिमिनेशन हो कहाँ कहाँ रहा है। तो जैसे हमारे यहाँ जो कल्चर है, जो अगर हम पुराने उसमें चले जाए, हमारी जो लोक कला संस्कृति रही है, उसमें हम लोग जब टीवी और ये सब चीजें और मोबाइल ये तो अभी आ गए, अदरवाइज हमारा जो कल्चर है उसमें महिला और पुरुष कोई भी काम कर रहे हो, वो खेत में काम कर रहे हैं, वो चक्की पर कोई चीज, पत्थर वाली चक्की पर कोई चीज पीस रहे हैं, या मतलब कोई भी गेहूं साफ कर रहे हैं अगर वो बहुत उसके लिए, तो उन हर वक्त पे वो गाना गाते थे सब एक साथ बैठ करके। ये वाला कल्चर हमारा रहा है। तो मतलब हम हर चीज पर उत्सव की तरह हम मना लिया करते थे। ऐसे ही हमारा कल्चर है कि बच्चे के जन्म पर गीत गाए जाए, है ना, और उसको हम बहुत ढोल मंजीरे के साथ घरों में उसको उत्सव की तरह मनाया जाता है। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि बच्चों के जन्म के जितने गीत हमें मिले हैं, हम पिछले इतने सालों से जो तलाश कर रहे हैं, जो हमारे लोकगीत हैं, लोकगीतों की बात कर रही हूं मैं, ये सारे के सारे लोकगीत
राम के जन्म के हैं, कृष्ण के जन्म के हैं, लल्ला के जन्म के हैं, लेकिन लल्ली के जन्म के लिए कोई गीत नहीं है। और जो है गीत है, लेकिन जो गीत है वो गीत कुछ इस तरह के हैं कि बेटी तू क्यों पैदा हो गई, अब मुझे घास के पुआल पर सोना पड़ेगा, या भाभी कहाँ तेरी खटिया बिछा दूं कि बेटी होने की बात सुन करके उसके बाबा के हाथ से लठिया छूट गई। तो मतलब आप देखिए कि ये डिस्क्रिमिनेशन हम पैदा होते से माँ के ऊपर एक प्रेशर डाल रहे हैं कि तूने बेटी को पैदा किया है, और फिर हम वहां से शुरू कर रहे हैं, है ना। तो जो बच्ची, अगर किसी को हम, आप एक छोटा सा एक उदाहरण है जो हम अक्सर अपनी वर्कशॉप में एक एक्टिविटी के तौर पर करते हैं, तो मैं उसका जिक्र यहाँ कर दूं कि हम किसी को भी अगर सामने से कोई चला आ रहा है और हम उसको कह दें कि अरे क्या आपका चेहरा थोड़ा डल लग रहा है, कुछ तबीयत ठीक नहीं है क्या, तो वो अंदर वो सोचने लगता है कि मैं मतलब मेरे चेहरे से क्या कमजोरी दिख रही है, मतलब मैं कुछ अंदर से कुछ ठीक नहीं हूं ऐसा। और अगर कहीं ये बात 4 लोगों ने लगातार कह दी तो वो बीमार हो जाता है इंसान। तो जिस लड़की को पैदा होते से आप कमजोर कह रहे हो, जिस लड़की को पैदा होते से आप ये कहते जा रहे हैं कि मतलब जिसके जन्म का आपने खुशी ही नहीं मनाई है, जिसके पैदा होने की आप बात ही नेगेटिविटी से कर रहे हैं, उससे आप ये मान रहे हैं कि वो एक बहुत ही बहादुरी के साथ बड़ी हो जाए और सारी दुनिया की सारी तकलीफें सहे क्योंकि वो देवी है। तो इस तरह से जो डिस्क्रिमिनेशन पैदा होने से कर रहे हैं, फिर इतनी सारी चीजें करने के बाद जब वो लड़की गाड़ी चला रही है, कुछ लड़कियां जब गाड़ी चलाना सीखती हैं और कहीं मान लीजिए इतने एक्सीडेंट केस होते हैं, तो जो एक्सीडेंट ज्यादातर हम देखें तो लड़के उस एक्सीडेंट में शामिल होते हैं, लेकिन लड़की की गाड़ी थोड़ी सी भी हिल गई तो हम तुरंत कह देते हैं अरे लड़कियों को आती नहीं है गाड़ी चलाना, जबरदस्ती लेके चल देती है। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन है कहीं ना कहीं हमें मानसिक रूप से कमजोर करता है, हमें मानसिक रूप से ये मतलब। और हिस्टीरिया एक बीमारी होती है, हिस्टीरिया मतलब एक बीमारी है जो मानसिक बीमारी है, और ये बीमारी औरतों में ज्यादा पाई जाती है। और उसका मुख्य कारण जो हम लक्षणों में भी और जो हम उसके कारणों में पढ़ते हैं, उसका मुख्य कारण है कि बहुत सारी फीलिंग्स को अंदर दबा लेना। तो ये जो हम उसको आप ये देखिए कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन से सीधा सीधा असर मानसिक स्वास्थ्य पर, और मानसिक स्वास्थ्य का असर हमारे फिजिकल, हमारा जो शारीरिक स्वास्थ्य है उससे भी है। तो जब हम कुपोषित बच्चों की बात करते हैं तो वहां पर भी लड़कियों का प्रतिशत कुपोषित ज्यादा है। मतलब अच्छा बना हुआ खाना सबसे पहले हम पुरुष को देते हैं घर में, तो और मतलब हमको लगता है कि वो सारी मेहनत वही करेगा, है ना। जबकि बच्चे को जन्म देने से, और जन्म ही क्यों, जन्म मान लीजिए कि कोई स्त्री बच्चे को जन्म नहीं भी दे रही है तो भी वो जिंदगी में इतनी मेहनत करती है, 24 घंटे मेहनत करती है, लेकिन उसका भी ये मानना होता है, इतनी खूबसूरती से ये पैट्रियार्की काम करती है कि उसका भी ये मानना होता है कि जो खाना बना है वो पहले पुरुष को मिल जाए। तो मानसिक स्वास्थ्य के लिए वो जो चीजें जरूरी हैं वो हर चीज तो महिलाओं के अगेंस्ट जा रही है। तो फीलिंग्स को दबाना और अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा भोजन ना मिलना, ये तमाम चीजें निश्चित तौर पर डिस्क्रिमिनेशन जो है वो मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत हद तक जिम्मेदार है। तो इसका सीधा सीधा संबंध है, और मुझे लगता है कि मानसिक स्वास्थ्य को हम यहीं तक ना देखें कि बीमारी के रूप में। मैं तो यहाँ तक कहती हूँ कि ये जो महिलाओं के साथ हिंसा करते हैं, जो लोग रेप करते हैं, जो छेड़खानी करते हैं, ये भी मानसिक रोगी होते हैं, क्योंकि इनको शुरू से इस तरीके का पोषण दे दिया जाता है उनके दिमाग को कि आप बड़े हो, आप श्रेष्ठ हो, आप तो लड़के हो और लड़कों से गलतियां हो जाती हैं। हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे मंत्री इस तरह की भाषा बोलते हैं, तो निश्चित तौर पर ये जो पोषण, ये गलत पोषण जो होता है, ये लड़कों में मानसिक जो बीमारी है उसका भी इससे जुड़ाव है। अदरवाइज ऐसा नहीं कि लड़के बुरे पैदा होते हैं, लड़के भी अच्छे ही पैदा होते हैं। तो ये जो तमाम चीजें हैं ये आपस में जरूर इसको कनेक्ट करती हैं। जी मैम, एक प्रश्न आया था और उस प्रश्न को आपने यहाँ पे मेरे ख्याल से उसका उत्तर दे चुकी हैं कि पुरुषों पे या जेंडर डिस्क्रिमिनेशन में पुरुषों की मानसिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ता है। मैम, जैसा कि अभी हम फीमेल की बात कर चुके हैं, हम मेल की बात कर चुके हैं, बट जब जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बात होती है तो एक थर्ड जेंडर है। मुझे लगता है उस पे आप कुछ चंद शब्दों में समय सीमा को ध्यान रखते हुए इस पे कुछ प्रकाश डालें कि मैम आप इनकी मेंटल कंडीशन को कैसा देखते हैं,
या उनके ऊपर इस डिस्क्रिमिनेशन का क्या प्रभाव पड़ता है, या किस तरीके के रिएक्शंस वहां से आते हैं? बिल्कुल। शैली, मैं यहाँ पर थर्ड जेंडर के साथ काम कर रही हूँ। कुछ जी। थर्ड जेंडर से जुड़े हुए जो लोग हैं वो मेरे मित्र हैं, तो मैं उनके साथ बातचीत करके जो मैं निकाल पाई हूँ वो ये है कि उनकी हमने एक अलग दुनिया बना दी। हमने उनको अपने जी। समाज से अलग कर दिया। तो पहले तो जी। हमने स्त्री-पुरुष में पुरुष को श्रेष्ठ किया, उसके बाद फिर हमने और लोगों को भी अलग-अलग करना शुरू कर दिया। और थर्ड जेंडर हमारी तरह के इंसान हैं। एक शारीरिक यस। हमसे थोड़ी-सी विभिन्नता है, अदरवाइज़ उनमें कोई ऐसा फ़र्क नहीं है कि वो ऐसे होते हैं। मतलब मानसिक रूप से वो कोई अलग रहना चाहते हैं। जब मैं कई अपने साथियों से बात करती हूँ जो किन्नर समुदाय से हैं, तो मैं उनके दर्द को समझ पाती हूँ कि वो पढ़ना चाहते हैं, वो समाज की मुख्य धारा से जुड़ना चाहते हैं। और मैंने एक बार एक किन्नर समुदाय के एक किन्नर हमारी जो दोस्त हैं, उनको अपने एक कार्यक्रम की मुख्य अतिथि बना दिया। आप यकीन नहीं मानेंगे कि वो बाद में फूट-फूट के रोईं। कि मतलब बस यही तो चाहिए हमें कि हम समाज की मुख्य धारा में जुड़े। तो मानसिक स्वास्थ्य तो छोड़ दीजिए, हम तो उनकी सामान्य तकलीफों के बारे में भी नहीं जानते कि कैसे जब वो बीमार होने पे हॉस्पिटल जाते हैं तो डॉक्टर्स भी उनको किस कैटेगरी में रखें, उनके साथ ठीक ट्रीटमेंट नहीं होता। हमारे किन्नर साथी बताते हैं कि अगर उनके साथ छेड़खानी होती है और वो थाने में जाते हैं, तो थाने में कई बार ऐसा होता है कि पुलिस वाले खुद ही मजाक में उनके शरीर पर ऐसे मतलब वो करते हुए कहते हैं कि अरे तुम्हारे साथ क्या छेड़खानी होगी। तो हम इमोशंस को समझते ही नहीं है। तो उनके बिल्कुल। मानसिक स्वास्थ्य पर जो असर पड़ता है वो एक हमारे लिए गहन अध्ययन का विषय है, क्योंकि हमने उनको बिल्कुल अलग कर दिया खुद से। हम अपने आप को श्रेष्ठ मानकर बाकी सबको कमतर करके अलग करते चले गए। जबकि अगर हम जाकर के हम उनसे बात करें, जैसा आपने कहा कि हमारा जो मुख्य हथियार है सरोकार का वो संवाद है, तो हम यस। संवाद करना चाहते हैं। हर एक से संवाद किए बिना आप उनकी परेशानी को, उनकी मानसिक स्थिति को और वो क्या सोचते हैं वो जान नहीं सकते। तो जी। जी। थर्ड जेंडर के ऊपर इसका बहुत बुरा असर है, इसीलिए वो भी हमारे साथ नहीं आ पाते। वो जुड़कर मतलब वो घबराते हैं हमारे साथ जुड़ने पे। तो ये हमारे जी। लिए शर्म की बात है कि हमसे जुड़ने में लोग घबराएं। वो हमारे जैसे हैं, हमारे मित्र हैं, वो हमारी तरह खाना खाते हैं, हमारी तरह पानी पीते हैं, हमारी तरह सोचते हैं। तो जरूरत है इस बात की कि हम लोग सब इन चीजों पर बात करें। और आज ये जो मैराथन हो रही है, निश्चित ही ये इसमें एक बहुत अहम भूमिका निभाएगा कि मानसिक स्वास्थ्य पर तेजी से बात होना शुरू हो और मानसिक बिल्कुल। स्वास्थ्य के बारे खाने के हर तबके से बात होना शुरू हो। तो बिल्कुल मुझे मैम। लगता है बिल्कुल वो मैम। बेहद जरूरी है। बिल्कुल मैम। खासकर इस समय मानसिक स्वास्थ्य पे बात होना बहुत जरूरी है। और मैं चाहूंगी मैम, ये जो टाइम चल रहा है, कोरोना काल हम जिसको बोल रहे हैं, आप थोड़ा सा इस पे प्रकाश डालिए मैम कि कोरोना काल प्लस मेंटल हेल्थ प्लस जेंडर, इन तीनों का आपस में कहीं कोई, मैम थोड़ा सा समय सीमा का ध्यान रखिएगा, हमारे पास समय कम है। गागर में सागर समेटने की यहाँ पे कोशिश थोड़ी सी हो जाए मैम, कि कम शब्दों में इस चीज को बहुत अच्छी तरीके से आप प्रकाश डालिए मैम। बिल्कुल शैली कि अभी देखिए कोरोना पीरियड में क्या हुआ, बहुत सारे लोगों की जॉब गई, है ना। जॉब चली गई तो उसका जो जी। एक प्रेशर था, जी। तो ये भी डिस्क्रिमिनेशन देखिए आप कि कमाई का ज्यादातर बोझ किसके ऊपर होता है? पुरुषों के ऊपर। कमाएगा कौन? जी पुरुष। मैम। अगर एक स्त्री जॉब छोड़ दे तो उसे बहुत ताने नहीं सुनने को मिलते, लेकिन एक पुरुष की जॉब छूट जाए तो उसको ताने भी तो मिलेंगे ही, उससे पहले वो खुद गिल्टी फील करके वो हो जाता है। तो बहुत सारे सुसाइड केस अभी हम देख रहे हैं, उस सुसाइड केस में पुरुषों की संख्या बहुत ज्यादा है। तो ये कोरोना पीरियड में ये जो डिस्क्रिमिनेशन पुरुषों के साथ हम करते हैं, है ना, कि कमाना जी। तुम्हें है, फिर तुम कैसे भी कमाओ, परिवार तुम्हें चलाना है, ये जो डिस्क्रिमिनेशन हम उनके साथ करते हैं, हमें लगता है हर काम हर एक का है, हम अपने अपने जी। काम कर सकते हैं। तो अगर ये इस तरीके से समाज बढ़ेगा तो ये एकदम किसी के ऊपर बोझ नहीं आएगा कि कमाना सिर्फ उसका काम है, तो वो इतना ज्यादा परेशान हो जाए कि परिवार का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, ये सोचकर ही वो सुसाइड कर ले। तो कोरोना पीरियड में ये बहुत देखने को मिला। दूसरी बात, कोरोना पीरियड में मानसिक स्वास्थ्य महिलाओं का भी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हुआ, क्योंकि वो महिलाएं जो खासतौर से घर में रहती थी हमेशा और जो जॉब में थी वो घर में आ गई। तो जब जॉब होती थी या जब घर में जो रहती है महिलाएं, वो अपना उन्होंने एक टाइम काम किया, फिर बच्चे स्कूल चले गए, हस्बैंड ऑफिस चले गए, तो थोड़ा वक्त उन्हें अपने लिए मिल जाया करता था जिसमें वो शांत तो कम से कम बैठ सकती थी। लेकिन कोरोना पीरियड में क्या हुआ, सब घर पर है,
दिन भर डिमांड चल रही है कि ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। अब जिन घरों में स्थिति ये है कि खाना बनाना और सबकी सेवा करना औरत के हाथ में है, वो जो बीच में उसको थोड़ा वक्त मिल जाता था, वो वक्त उसको अब नहीं मिल रहा। तो वो हंस तो रही है, वो खुश तो है कि परिवार के लिए कर रही हूँ, लेकिन अंदर से उसकी जो फीलिंग आती है, अगर हम बात करते हैं उन लोगों से तो ये चीज समझ में आती है कि वो इस चीज को लेकर तो कि उनका वो जो थोड़ा सा समय होता था वो उनके हाथ से चला गया। जी जी जी। तो और जो काम करते हैं, ऑफिस जाती थी औरतें, वो भी घर में आ गई हैं। तो घर से उनको, जैसे खासतौर से जो टीचर है, घर पे रहकर उन्हें पढ़ाना भी है, लेकिन घर पर है तो लोगों को लगता है घर पे तो है, करना क्या है। जी, तो ये सीधा ये जो डिस्क्रिमिनेशन हम करते हैं, इस तरीके से जो जीते हैं, कोरोना पीरियड में ये चीजें, और महिलाओं के साथ होने वाली, बच्चों के साथ होने वाली हिंसा कोरोना पीरियड में बहुत बढ़ी। तो ये भी हमको एक देखने वाली बात है कि इन चीजों पर हमें सोचना होगा और आगे काम करना होगा। मैं 2 शेर के साथ इस बात को अपनी कहूंगी। एक शेर है कि हम कह तो रहे हैं कि हम मतलब हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमने हाथ अपने पीछे बांध रखे हैं, हम मानसिक रूप से आगे नहीं बढ़ रहे हैं। हम एमए और पीएचडी और इंजीनियर और डॉक्टर तो बन रहे हैं, लेकिन हम यहां से नहीं खुल रहे हैं। तो एक शेर है कि पीछे बंधे हैं हाथ मगर शर्त है सफर, पीछे बंधे हैं हाथ मगर शर्त है सफर, किससे कहूं कि पांव का कांटा निकाल दे। और उसी शेर का एक जवाब है कि ना हम सफर से निकलेगा, ना हम नशी से निकलेगा, ना हम सफर से निकलेगा, ना हम नशी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा है, ये हम ही से निकलेगा। बहुत खूब मैम, बहुत खूब मैम। मैम मैं एक आखिरी प्रश्न है, और ये एक प्रश्न सोशल मीडिया के माध्यम से आया है मैम, कि एक नागरिक होने के नाते हम ऐसा क्या करें कि ये स्थिति आए ही ना, हम पहले से ही इसको ऐसा निपट लें परिस्थितियों से कि ये स्थिति हमारे सामने उपस्थित ही ना हो। इसके लिए कोई छोटी छोटी कोई मैम यदि कोई रेमेडी हो या कोई उपाय हो तो आप प्लीज लोगों के साथ शेयर कीजिए मैम। शैली, चूंकि आज हम केवल ऐसा कर रहे हैं कि कुछ बीज फेंक रहे हैं, कुछ पॉइंट्स फेंक रहे हैं, मतलब हम सिर्फ रख रहे हैं वैसा। तो इतना जल्दी में सॉल्यूशन बहुत सारा समेटना, तो सॉल्यूशन समेटना ही मुश्किल है, लेकिन मैं थोड़े से कुछ बिंदुओं पर ध्यान जरूर दिला देती हूँ। सबसे पहली चीज, जैसा मैंने कहा कि महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा, पुरुष ऐसा नहीं है कि वो पैदा वैसा होता है कि मैं रेपिस्ट पैदा हुआ है या वो हिंसात्मक पैदा हुआ है, ऐसा होता नहीं है। तो जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो हम बच्चों के साथ घर से शुरू करते हैं, अगर हम उस पर ध्यान दें, अगर हम इस मानसिकता से लड़के को, लोग कहते हैं कि लड़कियों के साथ भेदभाव होता है, मैं इसका उल्टा कहती हूँ, मैं कहती हूँ कि लड़कों के साथ भेदभाव होता है। क्योंकि लड़कियों को तो हम बचपन से सिखाते हैं ऐसे चलना, ऐसे बैठना, ऐसे उठना, लेकिन लड़कों को हम कभी नहीं सिखाते कि बेटा अब आप बड़े हो रहे हैं, जब आप सड़क पर चले तो इस चीज का ध्यान रखें कि आपकी चाल ऐसी हो कि कोई लड़की आपसे डरे ना। ये हमने कब कहा अपने बेटों से? और हमने तो उनको छोड़ दिया, हमने, वो थोड़े से बड़े हुए, वो चलने लायक हुए और हमने छोड़ दिया कि जाओ बाहर खेलो। बाहर वो कुछ भी सीख रहे हैं। तो कब हमने अपने बेटों को वो अच्छी बातें सिखाई कि कैसे उन्हें सोसाइटी में उठना बैठना, कैसे उन्हें महिलाओं का सम्मान करना, क्या कहाँ सिखाया हमने? हमने कभी अपने बेटों से यह पूछा ही नहीं कि बेटा, हम लड़कियों से पूछते हैं, स्कूल से वापस लौटी कई घरों में पूछा जाता है कि रास्ते में कुछ हुआ तो नहीं, या उनको सिखाया जाता है कि रास्ते में जोर से नहीं हंसना, ऐसे नहीं करना, ऐसे चलना, नीचे नजर करके चलना। लेकिन लड़के से आने पर हम कभी नहीं पूछते कि बेटा किसी लड़की को तुमने बुरी बात तो नहीं बोली। हम एक बार पूछ कर तो देखें। और सारी शुरुआत वहां से होनी है, सारी शुरुआत। और ये जो छोटे छोटे भेदभाव हम करते हैं, वो चीजें हमें घर से शुरू करना होगा। बाकी तो बहुत सारे हैं जिस पर हम फिर कभी बात करेंगे निश्चित ही। बिल्कुल 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 मैम। मैम मैं पूरी मनोत्थान टीम की तरफ से और पूरा एथलीट गैंग की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करती हूँ मैम। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और बहुत सारी लीक से हट के बातें सुनने को मिली। और आपसे मैम बहुत जल्दी हम किसी मंच पे मिलते हैं मैम। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू शैली, थैंक यू पूरी मनोत्थान की टीम को, पूरा मेरा शुक्रिया कि मुझे ये मौका दिया। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम।